अब देखेंगे 1920 से 1922 तक क्या हुआ। तो इसमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था, काफी बड़ा मूवमेंट था, नेशनल लेवल पे मूवमेंट था, उसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो क्या था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? लेट्स हैव अ लुक। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी कि 1920 से 1922 के बीच में इंडिया में क्या हुआ, किस टाइप के मूवमेंट्स हुए, क्या सिचुएशंस बनी। तो काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस प्लस खिलाफत। तो कांग्रेस तो आपको पता है क्या है, व्हाट इज दिस खिलाफत। तो स्टूडेंट उसको भी हम पार्ट वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले यूनिटी हिंदू एंड मुस्लिम की, मतलब हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी में हमेशा से इंडिया में प्रॉब्लम रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहां पे देखते हैं। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, still limited mostly to cities and towns. तो देखो ऐसा हुआ था कि रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था, ऐसे तो देश भर में पूरी तरह से फैला था वो, लेकिन सिर्फ सिटीज और टाउन से ही ज्यादा पार्टिसिपेशन था। विलेजेस के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और हर सिटी हर टाउन का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो महात्मा गांधी को लगा नहीं, अगर हमें ब्रिटिशर्स को डिफीट करना है तो एक और ब्रॉडर मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा जिसमें जो पार्टिसिपेशन हो इंडियंस का और बड़े लेवल पे हो, हर आदमी उसे पार्टिसिपेट करे। बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। लेकिन महात्मा गांधी को यह भी पता था कि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना बहुत जरूरी है किसी भी ऐसे मूवमेंट के लिए, क्योंकि तभी मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि मुस्लिम्स इंडियन पॉपुलेशन का एक मेजर पोर्शन थे। तो अगर वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो मूवमेंट जो है उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और ब्रिटिशर्स ऊपर से क्या करेंगे कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ा के, उनको आपस में फाइट करा के उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए गांधी जी को लगा कि नहीं, हिंदूज और मुस्लिम को यूनाइट करना बहुत जरूरी है। वन वे ऑफ डूइंग दिस वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो ये क्या था खिलाफत इशू? लेट्स हैव अ लुक। खिलाफत इशू तो मैं आपको पहले शॉर्ट में बताता हूं स्टूडेंट्स यहां पे, फिर मैं इसको पूरा पढ़ूंगा अभी। तो देखो टर्की में आप अगर समझ रहे हो तो आज के टाइम पे यहां पे जो कंट्री है दैट इज कॉल्ड टर्की। तो टर्की में ओटोमन एम्पायर हुआ करता था जो बड़ा पावरफुल था, और आप देखो टर्की के बाहर भी उसकी काफी रीच थी, और वहां का जो रूलर होता था उसको बोलते थे खलीफा। ठीक है, तो पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड था, जितने भी इस्लामिक लोग थे, मुस्लिम लोग थे पूरी दुनिया में, वो ऑटोमन एम्पायर को अपना सेंटर मानते थे, उसके रूलर को अपना लीडर मानते थे सॉर्ट ऑफ। लेकिन इस टाइम क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया, और वहां का जो एम्पायर था, खलीफा था, उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने की अब खबरें आ रही थी। तो दुनिया भर के जो मुस्लिम थे वो इससे बहुत डिस्टर्ब हुए, उनको बहुत एंगर हुआ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो वही इंडिया के मुस्लिम्स में भी हुआ। तो दो मुस्लिम लीडर्स थे इंडिया में, इनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली, एंड दे वे ब्रदर्स। तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि यहाँ का जो रूलर है उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन न लिया जाए। तो गांधी जी को लगा कि इस मूवमेंट में अगर कांग्रेस भी ज्वाइन हो जाए तो मुस्लिम और हिंदूज की यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और मिलके फिर इंडियन वाइड, नेशन वाइड एक मूवमेंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये बेसिक यहां पे कहानी है। लेट्स गो थ्रू इट इन डिटेल। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर इन टर्की। टर्की एम्पायर वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा, उसको द खलीफा बोलते थे। There were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire. This angered the Muslims in India. और ना ही इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सारे मुस्लिम्स को इसने एंगर किया। मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली formed a खिलाफत कमिटी in March 1919 to defend the खिलाफत temporal powers. समझ लो, तो उन्होंने खिलाफत कमिटी बनाई मार्च 1919 में, ताकि खिलाफत के जो पावर्स हैं ब्रिटिश उनको रिस्ट्रिक्ट ना कर पाए, उसके अगेंस्ट ये लोग इस खिलाफत कमिटी से अपोज करना चाह रहे थे। दे बिगैन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। गांधी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। देखो स्टूडेंट्स, यही पॉलिटिक्स है।
एक जगह महात्मा गांधी को सारे देश को यूनाइट करने की जरूरत थी, और एक तरफ मोहम्मद अली और शौकत अली को ये चाहिए था कि उनको पावरफुल सपोर्ट चाहिए था। ठीक है, तो इन दोनों पार्टीज ने सोचा, गांधी जी ने सोचा और अली ब्रदर्स ने सोचा कि अगर हम ज्वाइन हो जाएं तो दोनों को फायदा है। मोहम्मद अली ने सोचा कि अच्छा हमें गांधी जी का सपोर्ट मिलेगा, हु इज अ पावरफुल लीडर, और महात्मा गांधी को लगा कि ऐसे करके हम मुस्लिम्स का ट्रस्ट जीत पाएंगे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो पाएगी। तो इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं। पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है कि लोग आपस में जुड़ते हैं क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे का फायदा दिखता है। तो वही पॉलिटिक्स देखा जाए तो यहाँ पे हुई इन अ गुड सेंस। इन अ गुड सेंस कई बार जब हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स हुई तो हमें लगता है कि हम खराब चीज की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। पॉलिटिक्स बहुत बार अच्छी भी होती है, तो यहाँ पे अच्छी पॉलिटिक्स हुई। दोनों ने सोचा कि हम यूनाइट करें हो जाए, दोनों का दुश्मन सेम ही है, तो वी कैन फाइट देम स्ट्रॉन्गर, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट्स, अदर लीडर्स व्यू। तो ये तो गांधी जी का व्यू था कि खिलाफत इशू को सपोर्ट किया जाना चाहिए, बट कांग्रेस के जो दूसरे लीडर्स थे वो क्या सोच रहे थे, लेट्स हैव अ लुक। एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, तो स्टूडेंट सितंबर 1920 में कैलकाटा में कांग्रेस का एक सेशन हुआ। सेशन का मतलब स्टूडेंट्स मीटिंग जिसमें कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स पार्टिसिपेट करते थे। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके ऐसे सेशंस देश भर में अलग अलग जगह पे हुआ करते थे, कभी कैलकाटा में, कभी नागपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, अलग अलग जगह। क्यों अलग अलग जगह होते थे स्टूडेंट्स? ताकि देश भर की जो जनता है वो इससे रिलेट कर पाए और उसको ऐसी पार्टी सोच पाए जिनसे वो सब ऐसा सोचे कि हम उसका पार्ट हैं, राइट। एट द Calcutta session of the Congress in September 1920, गांधी जी convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement। तो गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया जाना चाहिए। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो जैसे रॉलेट सत्याग्रह था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, वैसे उन्होंने बोला कि एक और मूवमेंट अब हमें चालू करना चाहिए। उसका नाम क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रखा गया वो हम समझेंगे, और उसमें क्या करने वाले थे गांधी जी ये भी हम समझेंगे। इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, तो उन्होंने बोला कि ये जो मूवमेंट करेंगे दिस विल सपोर्ट द खिलाफत इशू एज वेल एज विल फाइट फॉर स्वराज। तो खिलाफत इशू क्या था ये तो मैंने आपको बताया। स्वराज क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है स्टूडेंट सेल्फ रूल, सेल्फ रूल। तो गांधी जी ने बोला कि देखो अभी ब्रिटिशर्स रूल्स काफी हो गया, अब हमें खुद को अपने आप को रूल करना है, तो हमें स्वराज की डिमांड करनी है ब्रिटिशर्स की, क्योंकि अब आप हमें रूल नहीं करोगे, हम अपने आप को रूल करेंगे, हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे, राइट। Many Congress leaders were concerned about the proposals। जैसा कि हमेशा होता ही है स्टूडेंट्स कि कुछ लोग को कंसर्न था कि नहीं ये प्रपोजल अच्छा नहीं है गांधी जी का। They were reluctant to boycott the council elections। They feared that the movement might lead to popular violence। तो इनको क्या क्या प्रॉब्लम लग रही थी जो लोग अपोज कर रहे थे? एक तो उनको लग रहा था कि देखो गांधी जी बोल रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम करेंगे, तो उसमें गांधी जी एक बात ये बोल रहे थे कि हम जो काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ना क्या हायरार्की थी जिससे ब्रिटिश रूल जो है इंडिया को रूल करती थी, उसमें इंडियंस लोग के लिए सीट हुआ करती थी काउंसिल में। तो गांधी जी बोल रहे थे कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे तो उन काउंसिल इलेक्शंस को हम बाइकआउट कर देंगे, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कुछ लीडर्स को लग रहा था कि नहीं ये करना सही नहीं है, क्योंकि उन काउंसिल्स में जब हम इलेक्ट होते हैं तो अपनी आवाज उठा सकते हैं डिफरेंट इश्यूज के लिए, अगर हम उसमें नहीं जाएंगे तो हम आवाज उठाने का एक जो जरिया है वो लूज कर देंगे। तो कुछ लीडर्स को लग रहा था कि नहीं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, और कुछ लीडर्स को ये भी लग रहा था कि जैसे कि रॉलेट सत्याग्रह में वायलेंस बहुत ज्यादा होने लगा था बाद में, वैसे इसमें भी हो सकता है। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वर इंटेंस टशल विद इन द कांग्रेस। मतलब दो साइड बन गए थे तो कांग्रेस में, और सब डिबेट कर रहे थे इंटेंसिवली कि गांधी जी का ये प्रपोजल जो है वो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, दिसंबर में 1920 में नागपुर में सेशन हुआ, अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। तो फाइनली लोग घींच तान करके एग्री हो गए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी बोल रहे हैं वो करना चाहिए। हाँ, उसके जो टर्म्स थे जो गांधी जी सजेस्ट कर रहे थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस जरूर हुए। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया कि फाइनली गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कांग्रेस पार्टी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को, कि हम नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च करेंगे और उसमें खिलाफत और स्वराज की डिमांड करेंगे। अब देखेंगे कि क्यों एनसीएम, वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चलाना चाहते थे। सो देखो मैं आपको बताता हूं कि इन इज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की बुक लिखी थी। Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come.
सो देखो स्टूडेंट्स, समझने वाली बात ये कि गांधी जी ने ये सोचा और ये बोला कि देखो ब्रिटिश रूल जो इंडिया में चल रहा है वो इंडियंस के हेल्प से ही चल रहा है। अगर इंडियंस हेल्प करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल तुरंत खत्म हो जाएगा और हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों बोल रहे थे गांधी जी? तो देखो ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे रूल करते थे, उनको बेसिकली फाइनेंशियल फायदा, बिजनेस करके पैसे का फायदा करना था। तो उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, पुलिस फोर्स बनाई कंट्रोल करने के लिए इंडिया को, रेलवे सर्विसेज बनाई, पोस्टल सर्विसेज बनाई, टेलीग्राफ सर्विसेज बनाई। इन सब के हेल्प से वो इंडिया पे रूल करते थे और इंडिया से बिजनेस करते थे जिससे उनको फायदा होता था। इन सारे डिपार्टमेंट में थोड़े से ब्रिटिशर्स काम करते थे लेकिन ज्यादा तो इंडियंस ही काम करते थे स्टूडेंट्स। तो इसीलिए गांधी जी बोल रहे थे कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में सर्वाइव कर पा रहा है वो इंडियंस के हेल्प से ही सर्वाइव कर पा रहा है। अगर ये सारे इंडियन जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कोर्ट में, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, तो इन सब में अगर इंडियंस काम करना बंद कर दें तो ये सारे डिपार्टमेंट्स ठप पड़ जाएंगे और फिर ब्रिटिश इंडिया को रूल नहीं कर पाएगी और ब्रिटिश को इंडिया से भागना पड़ेगा। ये गांधी जी का फंडा था। तो वही इन्होंने इस बुक में लिखा था और उनका ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो इसी पे बेस्ड था। तो गांधी जी बोल रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम कॉपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, मतलब हम ये जितने भी जॉब्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी बात हमने की उन सब को हम छोड़ देंगे। और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या क्या करने की बात उन्होंने की थी। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज अगर हम छोड़ देंगे तो हम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को इंडिया से भागना पड़ेगा। तो आपको समझ में आए स्टूडेंट्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था बेसिकली। अब स्टेजेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, it should begin with the surrender of titles, honors and honorary posts that the government awarded। मतलब गवर्नमेंट ने जिन जिन लोगों को अवार्ड किया था, कोई भी प्राइज दिए थे, टाइटल्स दिए थे, तो उन सबको इंडियंस सरेंडर कर देंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब वो गवर्नमेंट का अपमान कर रहे हैं कि आपके टाइटल्स हमें नहीं चाहिए, राइट। फॉलोड बाय बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। उसके बाद गांधी जी ने बोला था कि हम सारे सिविल सर्विसेज को बाइकआउट करेंगे। मतलब सिविल सर्विस का मतलब होता है जो मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें इंडियंस काम करते थे, उन सर्विसेज को सिविल सर्विसेज बोलते हैं, उनको बाइकआउट करेंगे, ये गांधी जी ने बोला था। आर्मी, पुलिस, इनमें भी जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो सब अपनी जॉब छोड़ेंगे। कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स में पढ़ाने वाले जितने इंडियंस हैं वो सब अपने जॉब छोड़ेंगे। और फॉरेन गुड्स को भी हम बाइकआउट करेंगे, राइट। मतलब फॉरेन गुड्स मतलब ब्रिटिशर्स अपने फैक्ट्रीज में इंग्लैंड में जो गुड्स बनाते थे उसको इंडियन लोगों को लाके बेचा करते थे। तो गांधी जी बोला कि वो गुड्स हम उनके नहीं खरीदेंगे। तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उनके गुड्स भी हम नहीं खरीदेंगे। द मूवमेंट वॉज टू बी एट ऑल स्टेजेस पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। वो तो होना ही था गांधी जी का, तो ये कॉन्सेप्ट ही था कि पीसफुल और नॉन वायलेंट मूवमेंट होना चाहिए। In case the government use repression, a full civil disobedience campaign should be launched। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की बात है। तो अब गांधी जी ने बोला था कि देखो हम इस टाइप का पीसफुल और नॉन वायलेंट मूवमेंट करेंगे और क्या क्या काम करेंगे ये भी ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिप्रेशन यूज किया, बहुत ज्यादा वायलेंस यूज किया जनता के अगेंस्ट, तो गांधी जी ने बोला कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम एक फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन चालू करेंगे। अब ये फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन क्या है ये समझने की जरूरत है। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझने की जरूरत है, एक है नॉन कॉपरेशन और एक सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत बड़ा गांधी जी ने बाद में जाके लॉन्च किया था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, 30s में किया था। यहां पर तो वो सिर्फ धमकी दे रहे थे कि अगर ज्यादा वायलेंस यूज किया गवर्नमेंट ने तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने किया नहीं था। सिविल डिसोबीडियंस जो होता है वो ज्यादा सीवियर होता है। क्या डिफरेंस होता है आपको समझने की जरूरत है। सिविल डिसोबीडियंस में हम ये बात करते हैं कि हम रूल्स ब्रेक करेंगे। जैसे गवर्नमेंट का रूल होता है कि टैक्स पे करना है, अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो गवर्नमेंट आपको जेल में डाल सकती है। तो जब आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैं रूल को फॉलो नहीं करूंगा आपके, मैं टैक्स नहीं दूंगा। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप रूल को भी ब्रेक नहीं करोगे, आप बस गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना बंद कर दोगे। जैसे गवर्नमेंट के लिए आप जो जॉब्स करते हो, गवर्नमेंट के गुड्स खरीदते हो, आप बोलते हो हम नहीं करेंगे वो सब, तो आप रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो, इसके लिए गवर्नमेंट आपको जेल में नहीं डाल सकती, ठीक है। आप गवर्नमेंट की जॉब नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट थोड़ी जेल में डाल देगी। आप उसके कपड़े नहीं खरीद रहे हो और कहीं और से खरीद रहे हो तो थोड़ी आपको जेल में डाल देगी, ठीक है। तो दिस इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, समझ में आ रही है। इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं दूं स्टूडेंट्स, जैसे स्कूल्स की बात करते हैं, जैसे स्कूल्स में एग्जाम्स देना होता है, वो रूल है एग्जाम देना, ठीक
ठीक है। अगर आप रूल एग्ज़ाम नहीं देते हो जाके, मान लो आप पूरी क्लास है 30 लोगों की, अगर वो एग्ज़ाम नहीं देती है तो उनको स्कूल से निकाला जा सकता है, वो रूल है, ठीक है। तो अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो किसी इशू पे कि हम स्कूल के एग्जाम्स नहीं देंगे, कॉलेज के एग्जाम्स नहीं देंगे, तो आप सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हो, आप रूल को ब्रेक कर रहे हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप एग्जाम देते हो और आप बोलते हो कि हम एग्जाम देने जाएंगे, हम हॉल में जाएंगे, पेपर लेंगे, लेकिन हम कुछ लिख के नहीं आएंगे, तो आप कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो, राइट। आप एग्जाम दे रहे हो लेकिन आप फिर भी जो स्कूल है या कॉलेज है उसको हार्म पहुंचा रहे हो, कॉपरेट नहीं कर रहे हो उनके साथ, तो दैट इज नॉन कॉपरेशन, ऐसा आप सोच सकते हो। बट स्टूडेंट्स, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी आपको अपने दिमाग में नहीं लानी है। उस टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो इंडिया में ऐसा था क्योंकि ब्रिटिश रूल था, दूसरे देश के लोग हमारे पे राज कर रहे थे, इसलिए इस टाइप की सिचुएशंस हमारे देश में आई थी। आज वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू लिव इन अ इंडिपेंडेंट कंट्री विथ वेरी गुड गवर्नमेंट्स एंड वेरी गुड फैसिलिटीज, सो वी शुड एंजॉय दैट। एनीवे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। टू गेट सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द कंट्री। तो देखो, मूवमेंट को क्योंकि वाइड स्प्रेड करना था, देश भर की जनता और लीडर्स का सपोर्ट चाहिए था, तो गांधी जी और शौकत अली पूरे देश भर में ट्रैवल किए, उन्होंने मीटिंग्स की और लोगों को और लीडर्स को कन्विंस किया कि आपको इस मूवमेंट का पार्ट बनना चाहिए। फाइन स्टूडेंट्स, तो हमें समझ में आया कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ, राइट। पहले गांधी जी को नीड रियलाइज हुई हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, उसी टाइम वो खिलाफत इशू आया ओटोमन एम्पायर ऑफ टर्की का, उसको लेते हुए गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया। फिर दूसरे लीडर्स को कन्विंस किया कांग्रेस के कि नहीं, हमें ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करना चाहिए ताकि खिलाफत इशू को भी हम सपोर्ट करें और स्वराज के लिए फाइट करें। फिर क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही चालू करने की गांधी जी बात कर रहे थे, वो हमने डिस्कस किया। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या करना था, जैसे कि फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करना था, सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, स्कूल्स, इन सब में जो जॉब्स थी इंडियंस की उसको बाइकआउट करना था, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।